Hello friends, welcome back to my YouTube channel. How are you all? Hope you all are good. So let's start a new video. As you know, in our previous video, I have explained you functional structure. Okay, so there was one more structure, divisional structure, that I'm going to explain you in this video. Okay, so what it is, when organization is large in size and is producing more than one type of project, because जब organization बड़ी सी होती है और जब वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है ना, जैसे कि मेडिसिन भी प्रोड्यूस कर रही है, सोप भी, टेक्सटाइल भी, अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, तो क्या होता है कि एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जो काम है वो एक डिपार्टमेंट के अंदर डालते जाते हैं, तो उसी को डिविजनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा है कि व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन साइज, बड़ी होती है, और जब इस प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, देन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट। तो जो एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी काम है उसको एक डिपार्टमेंट के अंदर डाल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्रोड्यूसिंग सोप, टेक्सटाइल, मेडिसिन, कॉस्मेटिक एक्सेट्रा, अगर ऑर्गेनाइजेशन ये चार वैरायटी प्रोड्यूस कर रही है तो क्या होता है, देन ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू मेडिसिन विल बी ग्रुप्ड इन अ मेडिसिन डिपार्टमेंट। तो क्या होगा कि जितनी भी मेडिसिन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है मेडिसिन डिपार्टमेंट में डाल दी जाएगी। फिर लिखे एंड ऑल द एक्टिविटी ग्रुप टेक्सटाइल एक्टिविटी विल ग्रुप अंडर टेक्सटाइल डिपार्टमेंट। और जो टेक्सटाइल से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको किस में डाल दिया जाएगा, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में जाएगा, ताकि दोनों डिपार्टमेंट अपने काम को अच्छे से कर सके, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी डिले ना हो। ओके, नेक्स्ट क्या है इसके फ़ायदे, इसके एडवांटेजेस। ओके, तो क्या है, फर्स्ट है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। देखो क्या है, एक ही डिपार्टमेंट जो है वो एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड होगा विद फीचर्स, उनमें बहुत सारे फीचर्स होंगे, एक अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा, और वो उसी प्रोडक्ट उसी लाइन में और डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, उसी कैटेगरी के और अच्छे अच्छे स्पेशल प्रोडक्ट्स और वैराइटीज़ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे प्रोडक्ट भी स्पेशलाइज्ड होगा। सेकेंड है फास्ट डिसीजन मेकिंग। फास्ट मीन्स डिसीजन मेकिंग में कोई इशूज़ नहीं होंगे, डिपार्टमेंट की जो मैनेजर होगा उसी को डिसीजन लेना है, एक ही डिपार्टमेंट में काम होना है, ऐसा तो है नहीं कि सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स एक ही में बन रहे, नहीं ना, सब अलग अलग है, तो जिस वजह से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी कोई डिले नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबिलिटी मतलब अगर कोई डिसीजन चेंज भी करना पड़ जाए तो डिसीजन चेंज हो सकता है। लाइक सोप, पहले हम लोग सोप बनाए थे, सोप की ऐसी पैकेजिंग रख रहे थे, तो अब उसको किसी अदर डिपार्टमेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं कि सोप की पहले हम पिंक कलर की पैकेजिंग रख रहे थे, तो अभी भी अगर हम इसकी पैकेजिंग में कुछ चेंज लाएँ थोड़े अट्रैक्टिव बनाने के लिए प्रोडक्ट को, तो आपको दूसरे डिपार्टमेंट्स की कोई भी वो सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन। ठीक है, द मैनेजर इज़ द मास्टर ऑफ देयर ओन डिपार्टमेंट्स। ओके, तो वो लोग डिसीजंस ले सकते हैं, राइट। तो फ्लैक्सिबल है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, इससे क्या होता है, एक ही जगह देखो, एक टेक्सटाइल है तो टेक्सटाइल की जितनी भी वैराइटीज़ है उसका कितना एक्सपेंशन कर सकते हैं, उससे ग्रोथ भी होती है। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया गया है ना सबको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, तो उससे क्या ज़्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होता है। पहले एक ही फैक्ट्री थी, इतने एक ही मशीनें सबके लिए यूज़ हो गई। ठीक है, अब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सबको अलग अलग रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अलग अलग मशीन बांटी जाती हैं। ठीक है, मशीन्स हैं, अलग अलग प्लांट्स हैं, अलग अलग कॉस्ट आती है सबकी, तो क्या है, ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ज़्यादा लेबर भी चाहिए होती है। हर डिपार्टमेंट की अलग लेबर होगी ना, हर डिपार्टमेंट का अलग फर्नीचर होगा जिसमें वो जो भी इनको रिक्वायर्ड होगा, है ना, जिनको बैठ के काम करने का एटसेट्रा। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट। प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट मतलब वो डिपार्टमेंट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को लेके नहीं चलता कि ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन काम करे, वो सोचता है मेरा डिपार्टमेंट ही मेरा सब कुछ है, मैं सिर्फ इसी में फोकस करूँ, सिर्फ उसी प्रोडक्ट में फोकस करते हैं। तो उससे ये भी चीज़ हो जाती है कि क्या है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को नहीं देखा जाता है, सिर्फ अपनी ही जिसको देखा जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन मीन्स डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में कॉन्फ्लिक्ट भी जाता है कि इसको ये रिसोर्स टाइम पे मिल गया, मेरे को नहीं मिला, इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो मेन टॉपिक है हमारा आज का, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल मतलब जहाँ पे डिसिप्लिन भी है, जहाँ पे एक ऑफिशियल काइंड ऑफ बिहेवियर है किसी ऑर्गेनाइज सॉरी। ओके, सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जो मैनेजर्स जो हैं वो जब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस चलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली एक सिस्टमैटिक वर्किंग हो रही है ना, ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमैटिक वे में काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, विद प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में, पूरे जितने भी रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है, फिजिकल फाइनेंशियल जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइज होकर एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसको हम फॉर्मल स्ट्रक्चर कहते हैं। एक डिसिप्लिन, एक सिस्टमैटिक वे में जब ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, सब रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके उसको
उसको हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर निकल के आता है दैट इज कॉल्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ओके, विच स्पेल्स आउट द जॉब परफॉर्म बाय ईच इंडिविजुअल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी साइन टू एवरी। तो जो कि बताता है कि जो भी जॉब इंडिविजुअल ने परफॉर्म किया उसके बाद अथॉरिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हर एक इंडिविजुअल के पास, और एक हर उसमें सुपीरियर्स भी हैं, सबऑर्डिनेट्स भी है जिनका आपस में रिलेशन है सुपीरियर सबऑर्डिनेट से, जिसका सबऑर्डिनेट जो है वो सुपीरियर से डिसीजन पूछता है कि क्या करना है, क्या क्या एक्शंस लेने हैं, है ना, और अपनी क्योर्स क्लियर करता है, अपने कन्फ्यूजन्स क्लियर करता है ना। तो एक क्या है प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएट होता है एंड डिजिग्नेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल, और एक हर एक इंडिविजुअल की एक अपनी प्लेस है, एक अपनी पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। तो दैट इज़ व्हाट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी about it advantages. Okay, what are the advantages? It result in systematic, as I told you, इससे क्या होता है पूरे डिसिप्लिन सिस्टमैटिक वे में काम होता है, सब लोग पूरे प्रॉपर, सारे एम्प्लॉयज़ के पास ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटीज़ है ना, सबके पास पावर्स हैं, अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो एक प्रॉपर तरीके से एक स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क होता है, स्मूथ फंक्शनिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट इस्टैब्लिश टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन क्यों कर रहे हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मेन गोल होता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। वहाँ पे ये नहीं होता कि सब लोग गप्पे मार रहे हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो गप्पे मार रहे हैं, फ्रेंडली रिलेशंस बना रहे हैं, है ना, ये सब नहीं होता है। उनका मेन स्ट्रिक्टनेस होती है, डिसिप्लिन होता है, काम में फोकस होता है, मतलब ज़्यादा मतलब इस फैमिली सोशल ग्रुप्स बनाने में इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट रिजल्ट इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटी कोऑर्डिनेट भी होती है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी बनता है, आपस में अच्छा तालमेल बनता है। नेक्स्ट इट प्लेस मोर एम्फेसिस ऑन वर्क देन इंटरपर्सनल रिलेशंस, एज आई टोल्ड यू दैट इसका ज़्यादा फोकस काम में ही रहता है, इंटरपर्सनल रिलेशंस में नहीं, मतलब कि फ्रेंड्स बनाने में या सोशल ग्रुप्स में पार्टीज़ इन सब चीज़ों में नहीं, वो एक फॉर्मल एक डिसिप्लिन स्ट्रक्चर रहता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ये है कि ये स्केलर चेन फॉलो करती है, जिससे कि क्या होता है कि कभी कभी काम डिले भी हो जाता है, पूरा प्रॉपर हेड से फिर दूसरे हेड को जाएगी, फिर ऐसे ऐसे करके मैं सुपीरियर से सबऑर्डिनेट डिफरेंट लेवल में इंफॉर्मेशन पास होकर उसके बाद तक आती है। तो जो मेन रिसीवर है उसके बाद देर में आती है, क्योंकि स्केलर चेन तो मैंने आपको पहले पढ़ाया था ना कि उसमें क्या है, डिसिप्लिन में पहले ए के बी जाएगा, बी के बाद बी से सी के बाद जाएगी इन्फॉर्मेशन, तो उससे एक्शन डिलेड हो जाता है, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है ना। तो क्या है नेक्स्ट क्या है, डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू सोशल नीड ऑफ जो भी एम्प्लॉयज़ की सोशल नीड है उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, जिसकी वजह से क्या होता है, डीमोटिवेशन होता है, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट नहीं होते काम करने के लिए, उनको सिर्फ काम ही काम करना है, कोई सोशल रिलेशंस नहीं बनाए जाते, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट इस टाइप का कुछ नहीं होता है, ठीक है। इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू वर्क ऑन इट, इग्नोर्स ह्यूमन रिलेशन, वही बताया इसमें भी ह्यूमन रिलेशन क्या है, इग्नोर करता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोई अलग नहीं है, इसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि सबको डिफरेंट जॉब्स मिली हैं, ठीक है, और इस जॉब्स में परफॉर्म करते हुए वो एक sorry, actually there was a little bit of itching in my throat. ओके सो क्या होता है, इस ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल्स को क्या है जॉब्स दी जाती है, तो जब वो जॉब करते हैं ना, आप भी किसी बड़े हो गए कॉर्पोरेट में जॉब करोगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होता है कि एक दूसरे से इंटरेक्ट होगे ना, फ्रेंडली ग्रुप्स बनाओगे, तो इसी फ्रेंडली ग्रुप को, ये जो सोशल फ्रेंडली रिलेशंस बनाना है अपने एम्प्लॉयज़, अपने कलीग्स, अपने साथ वालों के साथ, कलीग फ्रेंड के साथ, तो उसको क्या कहते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इट ग्रेट क्रेडिट, और ये अपने आप बन जाते हैं, ठीक है, आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करो, इट्स रिलेशंस द मेन पर्पस ऑफ दिस गुड इज साइकोलॉजिकल। अब इसका मेन पर्पस क्या होता है, साइकोलॉजिकल, मतलब एक एम्प्लॉयज़ के सेटिस्फेक्शन के खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। इट इज़ फॉर्म एम्प्लॉयज़ जिसमें फॉलो एनीथिंग पैदा फ्लो ऑफ अथॉरिटी, इसमें अथॉरिटी कम्युनिकेशन ये सब फालतू का कुछ भी फॉलो नहीं किया जाता है, इसमें काम भी किया जाता है, और काम के साथ अपने स्टाफ, अपने कलीग्स के साथ, एक्चुअली एम्प्लॉयज़ के खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, खुद की हैप्पीनेस के लिए अपने कलीग्स के साथ भी अच्छे रिलेशन मेंटेन किए जाते हैं, बातचीत होती है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है,
बातचीत मतलब कैसे बातचीत है, अपनी पर्सनल बातें भी कर लेते हैं, जैसे लाइक एम्प्लॉयज़ आप क्या आज टिफ़िन में क्या लाए हो, टिफ़िन शेयरिंग करना कि आज यहाँ पार्टी करनी चलता है एक्सेट्रा, मतलब ये सब भी थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या है, इट डज़ नॉट फॉलो स्केलर चेन, स्केलर चेन फॉलो नहीं करती तो कम्युनिकेशन में डिले नहीं होता है ना, फास्टर स्पीड होती है। तो और ये मैन की ह्यूमन नीड्स को भी समझता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देता है एम्प्लॉयज़ को, सोशल नीड्स समझता है उसकी। ठीक है, सोशल नीड्स क्या है कि उसको सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस हो, अपनी एक पोजीशन हो, ये सब चीज़ें तो उसको भी मिलती हैं। ठीक है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के क्या होता है, जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनको डिफरेंट जो भी पॉलिसीज़ बन रही है, प्लान बन रही है, उससे एम्प्लॉयज़ से उनको फीडबैक मिल जाता है। ठीक है, क्या होता है कि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में सब लोग काम करते, सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो उनके बीच में अच्छा रिलेशन होता है एक। तो टॉप लेवल को जो भी डिफरेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज़ बनती हैं, तो एम्प्लॉयज़ और टॉप लेवल मैनेजर सबके बीच में अच्छा रिलेशन होता है, एक फ्रेंड रिलेशन होता है, तो पॉलिसी प्लान भी डिस्कस करते रहते हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि इसमें क्या होता है, र्यूमर्स बहुत क्रिएट हो जाते हैं कभी कभी, मतलब फालतू की न्यूज़, किसी ने कोई भी अफवाह उड़ा दी, अरे बॉस का ये हो गया, बॉस का ये हो गया, इस टाइप से कुछ भी अफवाह उड़ा दी, तो मतलब र्यूमर्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, डिसिप्लिन वे में काम कम होता है ना, तो इससे स्मूथ फंक्शनिंग भी नहीं होती है ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, पॉलिसीज़ जो है वो इट अपोजेस द पॉलिसीज़ एंड चेंजेस ऑफ मैनेजमेंट, देन इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू, कभी कभी जो होती है मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस आए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इम्प्लीमेंट करना इनको, है ना। इट गिव मोर इम्पॉर्टेंस टू सेटिस्फेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, तो ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को कम और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है।